नमस्ते। आज मैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म चिल्ड्रन ऑफ मैन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके स्पॉयलर्स आगे हैं, सावधान रहें। फिल्म की शुरुआत साल 2027 में होती है, लगभग 2 दशकों बाद, जब आखिरी बच्चा धरती पर पैदा हुआ। पूरी मानव आबादी की कमी के कारण बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जिससे वॉर और वैश्विक क्राइसिस फैल गया है और समाज लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। नतीजतन अरबों शरणार्थी एक नष्ट देश से दूसरे देश की ओर भाग रहे हैं। 2027 तक ग्रेट ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जो अब भी मौजूद है। इसका द्वीपभाषी भूगोल और डिक्टेटरशिप सरकार ने बेघर शरणार्थियों को रोकने में काफी अच्छा काम किया है। कुछ लोग जो बॉर्डर पार करने में सफल होते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है या फिर फांसी भी दी जाती है। फिर हम थियो फारेन से मिलते हैं, जो एक पूर्व राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं और अब एक प्रशासनिक ऑफिसर बन गए हैं। वह लंदन के एक कैफे में है जो लोगों से भरा हुआ है, जो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। यह पता चलता है कि दुनिया के सबसे युवा नागरिक, एक 18 वर्षीय लड़के को एक मेंटल प्रॉब्लम वाला क्रिमिनल द्वारा चाकू मारा गया है। जबकि बाकी लोग शॉक में हैं, थियो इस खबर के प्रति उदासीन नजर आता है। वह अपनी कॉफी लेकर बाहर नजदीकी बस स्टेशन की ओर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक आतंकवादी बम हमले से कैफे में धमाका हो जाता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और कई अन्य घायल हो जाते हैं। इसके बाद हम जान पाते हैं कि फिशेज नामक एक उग्रवादी ग्रुप है जो आप्रवासी अधिकारों के लिए काम करता है और ब्रिटेन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। फिर भी थियो काम पर जाता है, यह दिखाते हुए कि इस अंधेरी दुनिया में ऐसे इवेंट्स सामान्य हैं। हालांकि काम पर भी सभी लोग दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति की मौत पर शोक मना रहे हैं। यह थियो को परेशान करता है, जो बस अपना काम करना चाहता है ताकि पैसे कमा सके। वह फिर प्रबंधक के ऑफिस में जाता है और झूठ बोलता है कि यह मौत उसे उम्मीद से ज्यादा प्रभावित कर गई है। बॉस सहानुभूति से उसे एक दिन की छुट्टी दे देता है, तो थियो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और एक ट्रेन पर चढ़ता है। कुछ मिनट बाद वह एक नजदीकी स्टेशन पर उतरता है, जहां वह अवैध आप्रवासियों से भरी हुई हिरासत की कोठरियां देखता है। वह उन्हें अनदेखा करते हुए एक बूढ़े आदमी जस्पर की ओर बढ़ता है, जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उम्र केवल संख्या है और जस्पर खुश नजर आ रहा है। थियो जस्पर की गाड़ी में बैठता है और वे उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वे एक सुंदर झोपड़ी पर पहुंचते हैं, जो शहर के बाहर जंगल में अच्छी तरह से छिपी हुई है। जस्पर की पत्नी मेंटल हेल्थ से परेशान है और दिन भर चल रहे संकट के बारे में अखबारों के कटिंग्स को देखती रहती है। टेबल पर थियो और उसकी एक्स वाइफ जूलियन तथा उनके दिवंगत बेटे की एक तस्वीर है। यह स्पष्ट है कि दोनों पुरुषों के बीच एक पुराना रिश्ता है। वह थियो को अपनी नई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की किस्म का स्वाद लेने के लिए भी देता है। फिर जस्पर विषय बदलते हुए मानव प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। यह एक रहस्यमय ग्रुप है जो दुनिया की बंजपन की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। थियो का ध्यान नहीं है, यह बताते हुए कि भले ही उनके पास इलाज हो, यह किसी चीज को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दुनिया इस क्राइसिस में आ चुकी है कि मानवता जल्द ही समाप्त हो सकती है। जस्पर कहता है, चुप रहो यार, और फिर वे एक्स ट्विन का गाना सुनकर हंसते हैं। अगले दिन थियो लंदन के केंद्रीय भाग में अपने काम पर लौटता है। शहर नीरस है, हर कोने में ढहती इमारतें और क्राइम हो रहे हैं। ठीक अपने ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर अचानक 2 आदमी थियो को पकड़ लेते हैं और उसे एक वैन में धकेल देते हैं। वे उसके सिर पर कपड़ा डाल देते हैं और उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं। यह तब प्रकट होता है कि वे फिशेज नामक आतंकवादी ग्रुप के सदस्य हैं। एक चौंकाने वाले मोड़ में थियो का सामना ग्रुप की लीडर जूलियन से होता है, जो उसकी एक्स वाइफ भी है। वह उससे शांति से बात करती है कि ब्रिटिश लोग उनके प्रवासी अधिकारों के लिए मूवमेंट में शामिल होने लगे हैं। फिर जूलियन बताती है कि उसे एक युवा शरणार्थी के लिए ट्रांजिट पेपर की जरूरत है, जो देश के पूर्वी तट तक जाना चाहता है। वह जोड़ती है कि वह इन डॉक्यूमेंट्स को अपने कजिन गैरी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, जो सरकार में काम करता है। इसके बदले फिशेज उसे 5000 पाउंड की मोटी रकम देगा। थियो को पैसे की बेहद जरूरत है, क्योंकि उसकी नौकरी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए वह अनिच्छा से सहमत होता है, जिससे जूलियन के आदमी उसे फिर से वैन में धकेल देते हैं। वे उसे उसके ऑफिस के पास छोड़ देते हैं और उसे 2 दिन में एक लोकल बार में लुक नाम के आदमी से मिलने के लिए कहते हैं। वह ब्रिटिश है, वह वहां पूरे दिन रहेगा। उस शाम
थियो अपने कजिन गैरी के पास जाता है, जो एक मंत्री हैं और राज्य प्रायोजित डेमोलिशन आर्ट के संग्रह का संचालन करते हैं। थियो एक कहानी बनाता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड को अपने बीमार भाई से मिलने के लिए ट्रांजिट पेपर की जरूरत है। वह कहता है कि यह बहुत जरूरी है, इसलिए गैरी उसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में मदद करता है। 2 दिन बाद थियो एक लोकल बार में लुक से मिलता है, जो फिशेज का उपनेता है। वह बताता है कि उसके कजिन ने उसे संयुक्त ट्रांजिट पेपर दिए हैं, जिसका मतलब है कि उसे स्वयं युवा शरणार्थी को एस्कॉर्ट करना होगा। थियो ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे फिशेज से और पैसे की जरूरत है। आश्चर्यजनक रूप से लुक बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है और उसे शरणार्थी की एक तस्वीर देता है। अगले दिन थियो लंदन के सेंट्रल एरिया के बाहरी इलाके में जूलियन से मिलता है। वह उसे एक कार की ओर ले जाती है, जहां युवा शरणार्थी, जिसका नाम की है, और एक नर्स मिरियम उसका इंतजार कर रहे हैं। लुक ड्राइवर की सीट पर है और वे जल्द ही कैंटरबरी की ओर बढ़ते हैं। हालांकि रास्ते में उनका वाहन एक सशस्त्र गैंग द्वारा घेर लिया जाता है। लुक तुरंत कार को पीछे की ओर करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन 2 गुंडे उन्हें मोटरसाइकिल पर पीछा करते हैं। उनमें से एक कार पर गोली चलाता है और जूलियन को गर्दन में लग जाती है। परेशान थियो जख्म पर दबाव डालता है, जबकि लुक अंततः हमलावरों को झटका देने में सफल हो जाता है। दुर्भाग्यवश जब वे उस जगह से भागते हैं तो गैंग एक पुलिस पेट्रोल कार से टकरा जाता है। पुलिस वाले देखते हैं कि आगे की सीट पर कोई खून बहा रहा है और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। लुक जानता है कि वे पुलिस की कार को नहीं मात दे सकते, इसलिए वह मजबूरी में उन पर गोली चलाता है। उनका तुरंत सफाया करने के बाद गैंग तेजी से भागता है। वे कुछ मील बाद रुकते हैं, लेकिन तब तक जूलियन की मौत हो चुकी होती है। यह थियो को इतनी बुरी तरह डेवस्टेट्स करता है कि वह उस जगह से दूर चला जाता है और रोने लगता है। लेकिन उसे शोक मनाने का ज्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि लुक उसे बुलाता है और गैंग एक ग्रामीण फार्म पर सुरक्षित घर की ओर बढ़ता है। कुछ घंटों बाद वे एक काउंटी हाउस पहुंचते हैं, जो सशस्त्र फिश के सदस्यों द्वारा कड़ी सुरक्षा में है। थियो अपने आप को साफ करता है और बाद में सुनता है कि गैंग लुक को उनका नया लीडर चुन रहा है। उस शाम मिरियम थियो से कहती है कि युवा शरणार्थी उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहती है। वह अनिच्छा से उसे एक गोदाम में ले जाती है, जहां की उसका इंतजार कर रही होती है। यह तब प्रकट होता है कि शरणार्थी ब्रिटेन के पूर्वी तट की ओर जा रही है, जहां उसे टुमोरो नामक एक जहाज पर चढ़ना है। इसके अलावा जूलियन ने की को बताया था कि अगर मिशन के दौरान कुछ हुआ तो केवल अपने पूर्व पति पर भरोसा करें। अब जब जूलियन मर चुकी है तो शरणार्थी थियो से कहती है कि उसे उस रहस्यमय जहाज तक पहुंचाने में मदद करे। हालांकि थियो कहता है कि उसे मिशन के बारे में कुछ नहीं पता और वह पीछे हटने की कोशिश करता है, इससे कि अचानक अपने कपड़े उतार देती है, जिससे उसकी प्रेगनेंसी प्रकट होती है। थियो उसकी ओर हैरानी से देखता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि लगभग 2 दशकों के वैश्विक बांझपन के बाद पहले मानव का गर्भवती होना उसके सामने है। वह अंततः इस मिशन के महत्व को समझता है और उसकी मदद करने के लिए सहमत होता है। काउंटी हाउस में लुक सभी को सूचित करता है कि पुलिस उन्हें कभी भी पहचान कर गिरफ्तार कर सकती है। वह कहता है कि युवा शरणार्थी को मानव प्रोजेक्ट को सौंपने की योजना को घटना के कारण बदलना होगा। घर में उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि की गर्भवती है और लुक उसे अनावश्यक जोखिम में नहीं डालना चाहता। उनमें से अधिकांश यह भी जानते हैं कि कट्टरपंथी सरकार किसी भी हालत में एक काले शरणार्थी से बच्चे को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए बच्चे को किसी भी संभावित जोखिम से बचाने के लिए लुक इंसिस्ट्स करता है कि यहाँ चाइल्ड बर्थ तक रुकें। युवा शरणार्थी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन उसके पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हालांकि उस रात बाद में चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। थियो देखता है कि लुक देश के घर के किचन में 2 लड़कों को ले जा रहा है। ये वही गुंडे हैं जिन्होंने कैंटरबरी की ओर जाते समय उनके वाहन पर हमला किया था। इसलिए थियो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाता है और उनकी बातचीत सुनता है, जिसमें पता चलता है कि लुक ने उस हमले की योजना बनाई थी जिसने जूलियन को मार डाला। उसने यह किया ताकि वह शक्ति अपने पास रख सके और फिशेज को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व कर सके। वे अब थियो को मारने और बच्चे का उपयोग राजनीतिक टूल के रूप में करने की योजना बना रहे हैं, ताकि आम लोगों को अपने पक्ष में रैली कर सकें। इस खुलासे से चौंका हुआ थियो तेजी से ऊपर जाता है
और तुरंत की ओर मिरियम को जगाता है। वह उन्हें फिश के प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें तुरंत छोड़ना होगा। अचानक घोषणा के बावजूद की तत्परता से सहमत होती है, क्योंकि वह इस समय केवल थियो पर भरोसा करती है। वे तुरंत बाहर जाते हैं, एक कार में छिपकर फार्म से दूर भाग जाते हैं। कुछ घंटे बाद वे जस्पर के कॉटेज पर पहुंचते हैं, जो सेंट्रल लंदन के बाहरी इलाके में है। थियो युवा शरणार्थी और नर्स को अपने पुराने दोस्त जस्पर से मिलवाता है। जस्पर इससे बहुत खुश होता है और उनके लिए हेल्दी खाना भी बनाता है। रात के खाने के दौरान वे टुमोरो के बारे में बात करते हैं, जो एक अस्पताल जहाज है जिसे एक मछली पकड़ने वाली नाव के रूप में छिपाया गया है। यह की और उसके बच्चे को मानव परियोजना की ओर ले जाएगा। थियो समझाता है कि जहाज का कार्यक्रम है कि वह बीक्स हिल पर रुकेगा, जो ब्रिटेन के पूर्वी तट के पास एक शरणार्थी शिविर है। यह सुनकर जस्पर बताता है कि उसके पास ठीक वही व्यक्ति है जो उन्हें बीक्स हिल में मदद कर सकता है। वह एक पुलिस वाले को जानता है जो अक्सर उससे मारिजुआना खरीदता है। तू जानता है यार, कभी कभी वह थोड़ी नजर भी डाल लेता है, समझ रहा है ना। दुर्भाग्य से अगले सुबह समूह के लिए चीजें बिगड़ने लगती हैं। सभी को तेज अलार्म की आवाज से जागना पड़ता है और जस्पर जल्दी से सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। पता चलता है कि फिशेज ने कॉटेज की ओर जाते हुए टायर के निशान खोज लिए हैं। यह बूढ़े आदमी को चिंतित कर देता है और वह थी को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ छोड़ने के लिए कहता है। जस्पर कहता है कि वह पीछे रहेगा और फिशेज को रोकने की कोशिश करेगा। फिर वह उन्हें एक छोड़ दी गई स्कूल की दिशा बताता है, जहां उसका पुलिस मित्र उनका इंतजार करेगा। जैसे ही टिकड़ी निकलती है, जस्पर शांतिपूर्वक अपनी मानसिक बीमार पत्नी को झड़ देता है। बहुत देर बाद फिशेज संपत्ति में घुसते हैं और थियो की तलाश करते हैं। वे अंततः तीनों के बीक्स हिल की ओर जाने वाले दस्तावेजों को खोज लेते हैं। यह बूढ़े आदमी को चिंतित कर देता है और वह एक आखिरी प्रयास में उन्हें रोकने के लिए मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन लुक को यह मजाक नहीं पसंद आता और वह निर्दयता से उसे आंखों के बीच गोली मार देता है। इस बीच थिए पास के जंगल में है और अपने दोस्त को महान अच्छाई के लिए खुद को बलिदान करते हुए देखता है। यह दृश्य उसे तोड़ देता है, लेकिन अब वह की को बीक्स हिल पहुंचाने के लिए और भी अधिक दृढ़ निश्चय करता है। इसलिए वह उन्हें जस्पर की कार में बिठाता है और वहां से चला जाता है। समूह रात के अंत में कुछ छोड़ दिए गए भवनों के पास रुकता है ताकि आराम कर सके। अगली सुबह थिए जागता है और जानता है कि वे एक छोड़ दी गई स्कूल के पास हैं। वह की को बाहर झूले पर बैठा हुआ पाता है, जबकि मिरियम एक कक्षा में है। अचानक उन्हें पास में एक सायरन सुनाई देता है और वे तुरंत स्कूल से बाहर आ जाते हैं। फिर उन्हें एक सैन्य वाहन द्वारा रोका जाता है, जिसके चालक ने उन्हें स्थिर रहने का निर्देश दिया है। थिए समझता है कि यह वही पुलिस वाला हो सकता है जिससे उसके पुराने दोस्त ने बात की थी, इसलिए वह चिल्लाता है कि जैक जस्पर ने उन्हें इस स्थान पर भेजा है। यह सुनकर पुलिस वाला उन्हें अपनी कार में बुलाता है और जल्दी से बीक्स हिल की ओर बढ़ता है। उसे नहीं पता कि गर्भवती है और न ही उसे परवाह है कि वे शरणार्थी शिविर की ओर क्यों जा रहे हैं। कुछ घंटे बाद वे बीक्स हिल पहुंचते हैं, जो सशस्त्र सैनिकों द्वारा कड़ी सुरक्षा में है। पुलिस वाला फिर दरवाजा खोलता है और बताता है कि एक जिप्सी महिला जिसका नाम मीर्ची है, उनके अंदर इंतजार कर रही है। वह उन्हें रात भर रहने के लिए आवाज और अन्य सुविधाएं दिलाने में मदद करेगी। इसके बाद टिकड़ी एक बस में चढ़ जाती है जो उन्हें बीक्स हिल शरणार्थी शिविर के दिल तक ले जाती है। लेकिन इस महत्वपूर्ण पल में की का पानी अचानक टूट जाता है। वह दर्द में चिल्लाती है, जो पास में एक पुलिस अधिकारी को सतर्क करता है। मिरियम उसे बहकाने के लिए अभिनय करती है, जैसे कि वह किसी आत्मा से ग्रसित है। यह की और थिए को पास करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह कुछ समय बाद पकड़ ली जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों सड़क के किनारे जिप्सी महिला मीर्ची से मिलते हैं और वह उन्हें उनके कमरे की ओर ले जाती है। उस शाम की प्रसव के लिए जाती है और जन्म देने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन थिए उसे अपनी पूरी कोशिश से मदद करता है और अंततः एक बच्ची का जन्म होता है। यह 18 वर्षों में पैदा होने वाला पहला मानव है। अगले दिन उनके दरवाजे पर तेज खटखटाने की आवाज आती है। थिए दरवाजा खोलता है और पाता है कि कल का पुलिस वाला मीर्ची के साथ है। वह उन्हें सूचित करता है कि फिशेज ने शरणार्थी शिविर के सुरक्षा परिधि पर बमबारी की है। अचानक वह की को कुछ छिपाने की कोशिश करते हुए देखता है और उससे दिखाने के लिए मजबूर करता है। तब यह पता चलता है कि पुलिस वाला सूचित किया गया था
कि थिए और युवा शरणार्थी पर उनके सिर पर इनाम है। यही कारण है कि वह उन्हें पकड़ने और अधिकारियों के हवाले करने के लिए यहाँ है। वह इस बात से नाराज है कि उन्होंने उसके लिए कोई मारीजुआना नहीं लाया। फिर वह उन पर बंदूक तानता है और सभी को बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जैसे ही समूह लॉबी में पहुंचता है, मिर्ची अचानक पुलिस वाले को सीढ़ियों से धक्का देती है। थिए इस अवसर का लाभ उठाता है और पास में पड़ी एक भारी चट्टान उठाता है। फिर वह पुलिस वाले को मारता है और उसके दुखद जीवन का अंत करता है। इस घटना के बाद मिर्ची उन्हें एक गली में ले जाती है जहां कई शरणार्थी एक प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। चीजें तनावपूर्ण हो रही हैं क्योंकि इन प्रदर्शकों में से कई के पास आक्रमण राइफलें हैं। तिकड़ी किसी तरह चुपचाप निकलने में कामयाब हो जाती है और एक भूमिगत नहर की ओर बढ़ती है। लेकिन ठीक जब वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचने वाले होते हैं, फिशेज अचानक कहीं से प्रकट होते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। लुक मजबूरी से की और बच्चे को पास के अपार्टमेंट भवन में ले जाता है, जबकि थिए और जिप्सी महिला को अन्य फिशेज के साथ पीछे छोड़ देता है। हालांकि कुछ ही समय बाद ब्रिटिश सेना आ जाती है और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देती है। अराजकता फैल जाती है क्योंकि फिशेज जवाबी फायर करते हैं, जिससे मिर्ची और थिए को भागने का मौका मिलता है। वह उससे कहता है कि उसे नहर पर उसका इंतजार करना है और फिर वह उस अपार्टमेंट की ओर दौड़ता है जहां की को ले जाया गया था। भवन ब्रिटिश सेना के भारी हमले में है और थिए रास्ते में कई शवों के पास से गुजरता है। अंततः वह की और बच्चे को दूसरी मंजिल पर पाता है और उन्हें लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन लुक, जो पास में लड़ाई में व्यस्त है, उन्हें रुकने का आदेश देता है। जब ऐसा लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तो एक विस्फोट होता है और लुक तुरंत मारा जाता है। थिए इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और की को बाहर ले जाता है। वे कई सशस्त्र लोगों, जिसमें ब्रिटिश सैनिक और फिशेज शामिल हैं, के पास से गुजरते हैं, लेकिन सभी बच्चे की उपस्थिति से चकित हैं और वे अस्थायी रूप से लड़ाई रोक देते हैं और उन्हें जाने देते हैं। कुछ सेकंड बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाता है, इसलिए थिए और की वहां से भाग जाते हैं। वे जल्द ही मिर्ची से मिलते हैं, जो उन्हें भूमिगत नहर की ओर ले जाती है। वह पीछे रह जाती है, जबकि थिए की और बच्चा एक छोटी नाव में रुकते हैं जो उन्हें बैठक स्थल की ओर ले जाती है। इस दौरान की को नाव पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं और वह घबरा जाती है कि वह खून बहा रही है। हालांकि थिए उसे बताता है कि यह उसका खून है, क्योंकि उसे पाने की कोशिश करते समय गोली लगी थी। युवा महिला जानकर डेवस्टेट्स हो जाती है कि उसका उद्धारक मर रहा है, लेकिन वह वादा करती है कि वह अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर रखेगी। थिए इस बात को सुनकर मुस्कुराता है और फिर अंततः बेहोश हो जाता है। फिल्म तब खत्म होती है जब वह मर जाता है, जबकि उनकी नाव टुमारो पर पहुंचती है। हम जहाज पर बच्चों की हंसने की आवाज सुनते हैं, जो दर्शाता है कि दुनिया में कुछ आशा हो सकती है। अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।